हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे मुद्रा की परिभाषा और उसके कार्य के बारे में। मुद्रा यानी कि मनी आज के समय में हम लोग के लिए एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वस्तु बन गई है। किसी भी बाइक में जैसे पेट्रोल के बिना बाइक नहीं चलती, ठीक उसी प्रकार से अगर पैसे ना हो, मुद्रा हमारे पास ना हो तो हमारा जीवन भी चल नहीं सकता है। लेकिन आज जिस तरह से हम लोग पैसे पे निर्भर हो गए हैं, हर अपनी ज़रूरत की चीज़ें, अपने शौक़ बढ़ा चुके हैं और पैसे के लिए हम कितनी मारामारी करते हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि हम जब पहले के समय में मुद्रा नहीं थी तो उस समय कैसे लोग अपने ज़रूरतों को पूरा किया करते हैं, कैसे शौक़ अपने पूरे करते थे। तो देखिए, पहले के समय में क्या होता था कि लोगों की ज़रूरतें बहुत सीमित थीं और उनके शौक़ इतने ज़्यादा नहीं थे जितने कि अब हैं। उस समय के लोग अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन किया करते थे। यानी कि एक व्यक्ति को जिस वस्तु की ज़रूरत होती थी वह दूसरे व्यक्ति को ढूंढता था और अपने पास जो वस्तु होती थी उसके बदले में अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले लिया करता था। चाहे वो वस्तु हो या सेवा हो, वो लेन देन के ज़रिए ही अपना काम चलाता था। और ये जो लेन देन की प्रक्रिया है, इसको वस्तु विनिमय या बार्टर सिस्टम कहते हैं। इस तरह से वस्तु विनिमय के ज़रिए लोग अपनी ज़रूरत पूरी कर तो लिया करते थे, लेकिन उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ भी होती थी। ठीक है, जैसे कि मुद्रा का जो सही मूल्य का जो सही मापन होता था वो नहीं हो पाता था। वस्तुओं के भंडार करने में मुश्किल आती थी। भविष्य में भुगतान करने में दिक्कत आती थी, यानी उधार लेन देन नहीं हो पाता था। उसके अलावा विभाजन का अभाव होता था, उसको संचय करने में वस्तुओं को संचय करने में दिक्कत होती थी। तो इन सभी जो कठिनाइयाँ हैं, इसे ही दूर करने के लिए मुद्रा का आविष्कार हुआ। मुद्रा का अर्थ। मुद्रा को इंग्लिश में मनी कहते हैं। अंग्रेजी शब्द मनी की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोनेटा से हुई है। माना जाता है कि ये शब्द रोम की देवी जूनो के मंदिर से आया है। रोमन देवी जूनो के कई नाम थे, जिनमें से एक नाम था मोनेटा। रोमनों ने जूनो को समर्पित मंदिर में सिक्के बनाए। इसी वजह से मोनेटा शब्द का मतलब सिक्का या पैसा हो गया। वहीं भारत में रुपए शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द रुप्य से हुई है। रुप्य शब्द का मतलब है आकार, मुद्रांकित, अंकित या सिक्का। चलिए अब आगे चलते हैं मुद्रा की परिभाषा की ओर। मुद्रा एक ऐसी वस्तु अथवा एक ऐसे विनिमय माध्यम का सूचक है जिसमें स्वीकार्यता का गुण एवं अत्यधिक तरलता या क्रय शक्ति का गुण विद्यमान होता है। क्रय शक्ति का गुण यानी कि उसके बदले में आप चीज़ें खरीद सकते हैं। मुद्रा को देखिए, आप जो चीज़ें खरीद सकते हैं, जितनी मात्रा में खरीद सकते हैं, वही उसकी क्रय शक्ति होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे नोट, सिक्के या वित्तीय संपत्तियां में बॉन्ड्स इत्यादि आते हैं। अब इसके बाद चलते हैं मुद्रा की परिभाषाएं जो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी भाषाओं में दी हुई हैं और उन्होंने अलग अलग आधार पर परिभाषाएं दी हुई हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं सामान्य स्वीकृति पर आधारित परिभाषाओं की तरफ। इसमें सबसे पहले मार्शल जी ने कहा है, मुद्रा के अंतर्गत वे सभी वस्तुएं आती हैं जो वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान करने तथा खर्च चुकाने में निसंकोच स्वीकार की जाती है। अब इसके बाद आते हैं रॉबर्टसन ने कहा है, मुद्रा वह वस्तु है जो वस्तुओं के लिए भुगतान या अन्य प्रकार के दायित्वों के निष्पादन में निसंकोच स्वीकार की जाती है। अब आगे चलते हैं। आगे हैं सेलिंगमैन। इनके अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जिसमें सर्व स्वीकार्यता हो। नेक्स्ट है हैंसन ने कहा है, मुद्रा वही हो सकती है जो सर्व स्वीकृत हो। आगे हैं एली कहते हैं, मुद्रा में वह सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन्हें किसी समाज के अंतर्गत सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो। किन्स कहते हैं, मुद्रा वह वस्तु है जिसे देकर ऋण और मूल्य संबंधी वस्तुओं को पूर्ण किया जाता है और जिसके रूप में सामान्य क्रय शक्ति का संचय किया जाता है। नेक्स्ट है राजकीय मान्यता या वैधानिक मान्यता पर आधारित परिभाषाएं। इसके अंतर्गत नैप आते हैं। नैप ने कहा है, कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है मुद्रा कहलाती है। आगे हैं हार्ट्रे के अनुसार मुद्रा को दो रूप में व्यक्त किया जाता है। पहला हिसाब की इकाई तथा द्वितीय विधि द्वारा मान्यता प्राप्त भी हो। अब अगली कड़ी में
वो परिभाषाएं जो मुद्रा द्वारा संपादित कार्यों पर अधिक बल देती हैं। इसके अंतर्गत वॉकर हैं। वॉकर का कहना है मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यानी कि कोई भी ऐसी वस्तु जो मुद्रा का कार्य करेगी वह मुद्रा कहलाएगी। आगे हैं हार्टले विदर्स। हार्टले विदर्स ने मुद्रा के 4 प्रमुख कार्य दिए हैं। उन्होंने कहा है मुद्रा के 4 प्रमुख कार्य हैं: विनिमय का माध्यम, मूल्य का संचय, मूल्य का मापक, स्थगित भुगतान की माप। जो भी वस्तु इन कार्यों को पूरा करेगी वह मुद्रा है, चाहे उसका स्वरूप जो भी हो। अब आखिर में मुद्रा के प्रमुख कार्य व विशेषता आधारित परिभाषाएं। इसके अंतर्गत क्राउथर बोलते हैं मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम तथा ऋणों के भुगतान के रूप में सामान्यतः स्वीकार की जाती है तथा जो मूल्य के मापन एवं संचय कोष का कार्य करती है। अब आखिर में मार्शल की परिभाषा है मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। तो ये थे मुद्रा की परिभाषाएं। अब चलते हैं मुद्रा के कार्य की तरफ। प्रोफेसर किल्ले ने मुद्रा के जो कार्य हैं, यानी मुद्रा द्वारा संपादित किए जाने वाले जो कार्य हैं, उनको 3 भागों में बांटा है। पहला है प्रारंभिक कार्य या प्राथमिक कार्य, जिसको इंग्लिश में प्राइमरी फंक्शन बोलते हैं। दूसरा है गौण कार्य या द्वितीयक कार्य, जिसे सेकेंडरी फंक्शन बोलते हैं। तीसरा है आकस्मिक कार्य यानी कि कॉन्टिजेंट फंक्शन। अब ये जो मुद्रा के प्रमुख कार्य हैं, इनके अंतर्गत ये कौन कौन से कार्य संपादित किए जाते हैं उनके बारे में जानते हैं। प्राथमिक कार्य, इनके अंतर्गत जो कार्य संपादित किए जाते हैं मुद्रा द्वारा वो हैं विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। दूसरा है द्वितीय कार्य, जिसको कि गौण कार्य भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत है विलंबित भुगतान का आधार, जिसको भावी भुगतान का आधार भी कहते हैं। दूसरा है मूल्य का संचय और तीसरा है मूल्य का हस्तांतरण। तीसरा है आकस्मिक कार्य। इसके अंतर्गत सामाजिक आय का वितरण, सीमांत उपयोगिता का समानीकरण, साख का आधार, पूंजी तथा संपत्तियों को एक रूप प्रदान करना। अब बारी आती है सभी कार्यों को विस्तार से जानने की। मैंने ऑलरेडी सारे कार्यों को अपने शब्दों में लिख रखा है, आप बस ध्यान से उसे सुनें। पहला है प्राथमिक कार्य। ऐसे कार्य जो प्रत्येक स्थान, प्रत्येक समय तथा विकास की प्रत्येक अवस्था में मुद्रा द्वारा संपादित किए जाते हैं, उन्हें प्रारंभिक कार्य या प्राथमिक कार्य या आवश्यक कार्य या फिर आधारभूत कार्य कहते हैं। ठीक है, ये उसके अलग अलग नाम है। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है मूल्य का मापक और दूसरा है विनिमय का माध्यम। तो इसके पहले कार्य को समझते हैं। विनिमय का माध्यम। मुद्रा में समान स्वीकृति का गुण होने के कारण यह विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है। सभी लेन देनों का भुगतान व वस्तुओं सेवाओं का क्रय विक्रय मुद्रा के माध्यम से ही किया जाता है। वस्तु विनिमय में दोहरे सहयोग का अभाव एक बहुत ही बड़ी कठिनाई थी, जिसे मुद्रा के प्रयोग ने ही हल किया। वर्तमान में विश्व के सभी लेन देन मुद्रा में ही होते हैं। अब नेक्स्ट है मूल्य का मापक यानी कि मेजर ऑफ वैल्यू। विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्यांकन मुद्रा के मापदंड द्वारा ही किया जाता है और इसी आधार पर विनिमय अनुपात का निर्धारण होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि कोई वस्तु या सेवा जो खरीदी या बेची जाती है तो उसका मूल्यांकन मुद्रा द्वारा ही किया जाएगा। जैसे कि अगर कोई वस्तु या सेवा कम पैसे में मिल जाती है, कम मुद्रा देने पर ही प्राप्त हो जाती है, तो वो सस्ती कहलाएगी, और अगर बहुत ज़्यादा देनी पड़ रही है तो वो महंगी वस्तु या सेवा कहलाएगी। तो ये उसकी वैल्यू मापने का तरीका है और उसका मूल्यांकन या उसकी वैल्यू जो मापी जाती है वो मुद्रा के मापदंड द्वारा ही संभव हो सकती है। अब आगे है मुद्रा लेखे की इकाई यानी कि यूनिट्स ऑफ अकाउंट्स के रूप में कार्य करती है। अतः मूल्य के मापक के रूप में मुद्रा ने आर्थिक लेखों को अत्यधिक सरल बना दिया है। देखिए, हमारे जो लेखे होते हैं यानी कि जो भी सौदों का लेखा जोखा होता है उसे हम मुद्रा के रूप में ही करते हैं। अगर मूल्य का मापक मुद्रा में नहीं हो पाता तो उसका लेखा जोखा भी नहीं हो पाता। कोई वस्तु कितने की है, कितने की आई, कितने की गई, ठीक है, या फिर जैसे 10,000 की वस्तु हमने खरीदी है, 5,000 की बेची है, तो ये सारी चीज़ें जो मुद्रा के रूप में परिवर्तित की गई हैं तभी तो हम उसे लिख पा रहे, उसका लेखा जोखा कर पा रहे, अन्यथा नहीं कर पाते। तो इस चीज़ को भी मुद्रा ने बहुत ही आसान बना दिया। अब नेक्स्ट है
गौड़ या द्वितीय कार्य, ये प्राथमिक कार्यों की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण होते हैं तथा इनकी उत्पत्ति प्राथमिक कार्यों से ही हुई है। इसमें जो सबसे पहले नंबर पे पॉइंट है वो है विलंबित या स्थगित भुगतानों का आधार, बेसिस ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ऐसे भुगतान जिन्हें तत्काल न करके भविष्य के लिए स्थगित किया जाए, उनके लिए मुद्रा ही आधार है। देशी एवं विदेशी ऋण तथा उन पर ब्याज मुद्रा में ही निर्धारित होते हैं। इस कार्य के लिए मुद्रा ही उपयुक्त आधार है, क्योंकि अन्य वस्तुओं की अपेक्षा मुद्रा का मूल्य अधिक स्थिर रहता है। देखिए, अगर किसी वस्तु का उधार लेन देन करना हो तो आप जैसा समझ रहे हैं वस्तु विनिमय में ये संभव नहीं था, ठीक है। उस समय विलंबित भुगतान या उधार लेन देन नहीं हो पाते थे। आज के समय में ये मुद्रा उसका आधार है। इस समय में कोई वस्तु आप उधार ले सकते हैं, उसका जो भुगतान है मुद्रा के रूप में आप भविष्य में कर सकते हैं। और वस्तु विनिमय में क्या होता था कि वस्तुएं आप उधार ले नहीं सकते, दे नहीं सकते, क्योंकि उसमें वस्तुओं का जो मूल्य होता था वो कम हो जाता था। समय के साथ उसमें क्षरण होते हैं, वस्तुएं खराब हो जाती थी, उसका मूल्य कम हो जाता था। लेकिन मुद्रा का जो मूल्य वो स्थिर रहता है। मान लीजिए आपने 10,000 रुपये की कोई वस्तु खरीदी हुई है और आप उसका पेमेंट अभी न करके बाद में करना चाहते हैं, यानी आपने उसको उधार पे लिया हुआ है। तो 2 महीने बाद जब आप उसका पेमेंट करने जाएंगे तो आप 10,000 रुपये दे के आप अपने उधार को चुकता कर सकते हैं। उस वस्तु का मूल्य वर्तमान में भले ही बढ़ गया हो, लेकिन जब आपने ख़रीदा था वो वस्तु 10,000 की थी, तो अभी के समय में आप उसको 10,000 रुपये ही चुकाएंगे, ज़्यादा नहीं चुकाएंगे। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मुद्रा का मूल्य स्थिर रहता है। द्वितीय कार्य के अंतर्गत जो दूसरा पॉइंट है वो है मूल्य संचय का आधार। वस्तु विनिमय प्रणाली में भविष्य के लिए बचत करना अत्यंत कठिन होता था, लेकिन मुद्रा के चलन के कारण मूल्य संचय अत्यंत सरल हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि मुद्रा में टिकाऊपन एवं अक्षयशीलता का गुण होता है। इसी के अंतर्गत अब तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है मूल्य हस्तांतरण का आधार। आधुनिक काल में विनिमय का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत हो गया है। वहनीयता के गुण के कारण मुद्रा के रूप में क्रय शक्ति अथवा मूल्य का हस्तांतरण सुविधापूर्वक किया जा सकता है। मूल्य का हस्तांतरण या फिर क्रय शक्ति का जो हस्तांतरण है उसका मतलब है कि मान लीजिए पापा ने हमें घर में पैसे दिए 1,000 रुपये कि घर का कुछ सामान लाना है। फिर हमने क्या किया, मेरे पास समय नहीं था तो मैंने उस पैसे को अपनी बहन को दे दिया। तो इस तरह से अब उसी पैसे से घर का सामान मेरी बहन ले आएगी। तो पैसे दे देने से क्या हुआ कि वो क्रय शक्ति का हस्तांतरण हो गया। जो वस्तु मैं खरीद सकता था अब वो वस्तुएं मेरी बहन खरीद पाएगी। अब मुद्रा का तीसरा कार्य है आकस्मिक कार्य। प्रोफेसर किनले के अनुसार मुद्रा उन्नत राष्ट्रों में उपयुक्त कार्यों के अलावा 4 और कार्य करती है, जिसे मुद्रा के आकस्मिक कार्य कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो पहला कार्य है वो है मुद्रा साख के आधार के रूप में। आज का व्यापार साख व्यवस्था पर आधारित है और साख का आधार मुद्रा है। बैंक साख का निर्माण करते हैं और ये सब तभी संभव हो पाता है जब बैंक के कोष में मुद्रा जमा होगा। जैसा कि हम जानते हैं बैंक हमसे जमाएं भी स्वीकार करता है और हमें ऋण भी देता है, लोन भी देता है। तो ये सारी चीज़ें तभी संभव हो पाती हैं जब बैंक में पैसा जमा हो। अब इसके अंतर्गत जो दूसरा कार्य है वो है सामाजिक आय का वितरण। आज के युग में उत्पादन का स्वरूप एवं क्षेत्र बहुत ही विस्तृत, जटिल एवं विशाल हो गया है, जिसके लिए उत्पादन के साधनों जैसे भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमी की आवश्यकता पड़ती है। अब उत्पादन से जो आय प्राप्त होती है उत्पादन के साधनों में मुद्रा में ही वितरित करना होता है। मुद्रा के इसी कार्य के कारण बड़े बड़े कारखानों में उत्पादन करना संभव हुआ है। अब तीसरा है सीमांत उपयोगिता का समानीकरण। मुद्रा के प्रयोग से ही यह संभव हो पाया है कि व्यक्ति अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर खर्च करके अपनी संतुष्टि को अधिकतम करता है। मतलब कि किसी के पास अगर पैसे हैं, मुद्रा है, तो वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई भी वस्तु जो उसको ज़रूरत हो या जिस चीज़ का उसको शौक़ हो वो अपनी इच्छा अनुसार उस वस्तु को खरीद सकता है। अब आकस्मिक कार्य का चौथा और आखिरी कार्य है पूंजी की तरलता एवं उत्पादकता। मुद्रा धन या पूंजी के कई रूपों को एक समान रूप प्रदान करती है, क्योंकि इन सभी को मुद्रा में परिवर्तित किया जा सकता है। इससे पूंजी की तरलता एवं गतिशीलता में वृद्धि होती है तथा पूंजी की उत्पादकता बढ़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि मुद्रा जो है, मुद्रा धन या पूंजी के कई रूपों को एक समान रूप प्रदान करती है। कहने का मतलब है कि जैसे हमारे पास चेक है, बॉन्ड्स है या सोने चांदी के रूप में कोई धातुएं हैं, तो उन सभी को हम बाद में मुद्रा में परिवर्तित कर सकते हैं। इस तरह से हम अपने पास एक जमा पूंजी रख सकते हैं और बाद में किसी अच्छे काम में लगाकर उसकी उत्पादकता को हम बढ़ा सकते हैं।
आज के वीडियो में हमने जाना मुद्रा का अर्थ, उसकी परिभाषाएं और उसके कार्य के बारे में। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।